हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, 8 मार्च का पेपर हो गया है आरपीएफ कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का। उसको इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों देखिए, दोस्तों एक और मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें दोस्तों एकदम 100% क्वेश्चन आपको उसमें दूंगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो में दोस्तों ज़्यादातर मैंने टॉपिक लिया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक ना। और क्वेश्चन भी लिया है कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी टॉपिक के आधार पर ये क्वेश्चन वीडियो लाया हूँ दोस्तों। इसके जस्ट बाद लाऊंगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। सो वहाँ से दोस्तों मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दरबारी कवि कौन था। तो दरबारी कवि यानी देखिए सो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दरबारी कवि नहीं था दोस्तों, लेकिन कालिदास थे, लेखक थे, ठीक है। इनको दोस्तों दरबारी कवि भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना किसने की दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों बेटा कौन था दोस्तों? बिंदुसार था, ठीक ना। बिंदुसार था। अब बिंदुसार का बेटा कौन हुआ दोस्तों? तो अशोक हुआ, ठीक ना। तो ये क्रम याद रखिएगा। क्रम पूछता है अशोक के पूछता है कि अशोक के दादाजी का क्या नाम था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और देखिए अशोक के बारे में और याद रखिएगा। देखिए अशोक के कितने शिलालेख थे दोस्तों? 14 शिलालेख थे, जिसमें दोस्तों 13वें शिलालेख में क्या मिलता है दोस्तों? कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। तो कलिंग युद्ध की जानकारी किस में मिलती है? 13वें शिलालेख में। सबसे बड़ा शिलालेख कौन था दोस्तों? तो 7वां सबसे बड़ा शिलालेख था, ये भी याद रखिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन कौन रहा करते थे उसको देख लेते हैं। एक थे दोस्तों अमर सिंह, जो उसकी संस्कृत कोशकार और कवि थे। धनवंतरी थे दोस्तों, जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। हरिसेन थे दोस्तों, जो कि कवि और लेखक भी हुआ करते थे। कालिदास थे जो प्रसिद्ध कवि नाटककार थे। कहापनका थे जो कि ज्योतिषी थे। शंकु थे जो कि वास्तुकार थे। वराहमिहिर थे जो कि खगोलविद थे। वरुचि थे दोस्तों, जो कि व्याकरणिक संस्कृत विद्वान थे। वेतल भट्ट थे जो कि जादूगर थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता था। देखिए सो मुख्यमंत्री की नियुक्ति उसको राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तौर पर? देखिए ये भी पूछा था, ये भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 164 के तहत दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति की नियुक्ति दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण। अगला देते हैं इसको। देखिए पूछा था कि आर्टिकल 31 का संबंध किससे था। देखिए बात करते हैं आर्टिकल 31 की। तो आर्टिकल 31 का संबंध दोस्तों गारंटीकृत संपत्ति का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। पूरा देख लेते हैं। सो देखिए अनुच्छेद 131 द्वारा गारंटीकृत संपत्ति का अधिकार 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा एक मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, ठीक है। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 31A 31B 31C संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, और ये मौलिक अधिकारों के अपवाद हैं। तो देखिए उससे बात कर लेते हैं। देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसको 300 क में रख दिया गया। 300 क में रख दिया गया दोस्तों, और ये संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया ये भी याद रखेगा। तो मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया दोस्तों। मौलिक अधिकारों का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक ना। अगला देते हैं। देखिए पूछा था कि राज्य के नीति तत्व से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नहीं मिल पाया दोस्तों, लेकिन जो बता दूंगा उसको याद रखिएगा, उसी में से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति तत्व को दोस्तों इंग्लिश में DPSP कहा जाता है, ठीक है। DPSP का उल्लेख दोस्तों भाग 4 में है। भाग 4 में DPSP कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है, ठीक ना, आयरलैंड। और दोस्तों DPSP का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है, ठीक ना। बात कर लेते हैं दोस्तों। 36 से 51 तक है दोस्तों, और भाग 4 है, और आयरलैंड से लिया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक ना। तो नीति निर्देशक तत्वों से इतना याद रखिएगा दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व से इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, अगले वीडियो में मैं जरूर लाऊंगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ठीक ना। देखिए उसको एक पूछा था मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन था। देखिए उसको मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख दोस्तों भाग 4 क में है, ठीक ना।
कहाँ से लिया गया है दोस्तों मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस से लिया गया है, ठीक। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है दोस्तों। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों, तो 11 हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य में आपको याद रखना है, 10 + 1 याद रख लेना है, ठीक ना। 10 जो मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों संविधान में जोड़ा गया था, ठीक ना। जो 11वां मौलिक कर्तव्य था दोस्तों, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक ना। जो 86वां संविधान संशोधन था दोस्तों, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना था। यही 11वां मौलिक कर्तव्य था, ठीक ना। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो थे दोस्तों, किस सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया दोस्तों, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक। ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। इतना क्वेश्चन याद रखिएगा, एकदम कन्फर्म है कि इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक ना। मौलिक कर्तव्य भाग भी देख लिया दोस्तों हम लोगों ने भाग भी देख लिया। अगर अनुच्छेद पूछे दोस्तों कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 को याद रखिएगा। 51 क में दोस्तों मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, ठीक ना। आगे देखते हैं। देखिए अगला पूछा था कि पंचवर्षीय योजना से प्रश्न था, तो देखिए पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पंचवर्षीय योजना अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी है, तो 12 पंचवर्षीय योजना हो गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी, ठीक ना। तो ये 12 पंचवर्षीय योजना हो गई है, पूरा देख लेते हैं। देखिए पंचवर्षीय योजना दोस्तों सबसे पहले 1951 में स्टार्ट होती है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट होती है, 1951 से 56 तक चलती है दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कृषि पर जोर दिया गया, ठीक ना। कृषि पर जोर दिया गया दोस्तों। ये दोस्तों हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक ना। ये इतना याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी। 1956 से 61 तक चली थी दोस्तों। इसमें दोस्तों उद्योगों पर जोर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया दोस्तों। और दोस्तों ये पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस पर आधारित थी दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों इसको गाडविल योजना भी कहा जाता है। गाडविल योजना को किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। इसमें दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर जोर दिया गया था। शिक्षा से संबंधित कौन थी दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना। एक और याद रखिएगा दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ठीक है। गरीबी को इंग्लिश में दोस्तों पुअर कहते हैं। पुअर में 4 शब्द आते हैं, 4 में 1 जोड़ लीजिए तो 5। तो इतना जितना भी क्वेश्चन बताया दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं और दोस्तों आने वाले शिफ्ट में भी पूछे जाएगा। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा होगा, ये भी पंचवर्षीय योजना वाला, ठीक है। देखिए नृत्य से क्वेश्चन था, तो नृत्य से मैंने सभी उठा लिया जो इंपॉर्टेंट लगा। देखिए असम का नृत्य याद रखेगा बिहू और सतारिया। पंजाब का नृत्य भांगड़ा और गिद्धा, ठीक ना। गुजरात का दोस्तों गरबा डांडिया। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम। कर्नाटक का दोस्तों यक्षगान। दही हांडी याद रखेगा। दही हांडी दोस्तों महाराष्ट्र का है, ठीक ना। तो कौन सा नृत्य याद पूछा था, कन्फर्म नहीं है। दही हांडी एक तरफ से त्यौहार भी है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या दोस्तों 8 होती है। तो इस 8 शास्त्रीय नृत्य को मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से शायद पूछा होगा। देखिए भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है, उत्तर पश्चिम या उत्तर भारत या मध्य भारत या उत्तर प्रदेश, जो ऑप्शन में दिया होगा वही होगा। कथकली कहाँ का है, सो केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है, सो उड़ीसा का है। ये सभी शास्त्रीय नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी दोस्तों मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। सतारिया दोस्तों असम का है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन जो मिले हैं, और एक वीडियो आएगा जिसमें एकदम कंफर्म क्वेश्चन रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।